सर एक ही ग्रुप बना हुआ है, उसी में जो है ना वो अगर हाँ हाँ, किसी को ज्वाइन आप होना भेज दें। आपको असल में उसमें जूम की इनवाइट भेजनी है ना, तो मुझे जूम की इनवाइट अलग से भेज देना, बाकी जूम की इनवाइट ग्रुप में भेज दो कि भाई अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है, इसको पढ़ना है तो आके कर लें, कर लेते हैं। नहीं सर, इमाम तो आप ही होंगे सर जूम में। भाई बात जगह पे अब बाकी लोगों को भी चांस देना पड़ता है ना भाई। जो मुगल सल्तनत के जो बादशाह होते थे वो हर जंग खुद थोड़ी लड़ते थे, कुछ जंगों में वो अपने सिपाही सालार को भी तो भेजते थे ना यार, नहीं भेजते थे? यस सर। ठीक है जनाब, तो अपनी पिछली क्लास के अंदर हम कहाँ पर थे? हम थे डायरेक्टेड एसाइक्लिक क्लास और ग्राफ और इंसेप्शन मॉडल के अंदर। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा 1-to-1 का मॉडल, ये चीज डिस्कस की थी। आप लोग जरा सर स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही। ओके सर आ रही है स्क्रीन आपकी। नहीं, वो गलत आ रही होगी, मुझे समझ में आ गया, मैंने जो है वो गलत जगह खोली है। सर चैट में मैसेज आया सर, मॉडल को ट्रेन करने के बाद प्रैक्टिस कैसे करते हैं? बड़ा अच्छा मैसेज आया है, किसका है? नाम बताओ पहले तो उसका। सर शादेब का नहीं है, मैसेज है प्रैक्टिस नहीं, प्रेडिक्ट कैसे हाँ, प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, देख बताता हूँ। अच्छा, उसको बोलो कि भाई आप जो है वो गूगल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं। कहाँ चले गए? एक मिनट रुक जाओ, स्टॉप करूंगा शेयरिंग, दोबारा मैं गूगल डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहा हूँ। ठीक है, सर किसी ने ग्रुप में मैसेज करा है, सर मैंने ईगल आई देखी, मुझे अब एआई से डर लगने लगा है। भाई डरने की क्या बात है, कौन सी आई देख ली? ईगल आई। ईगल आई? हाँ यार, मैं भी देख रहा था उसके अंदर कोई कोई नई मूवी है क्या? उस दिन मैं थोड़ी सी देख रहा था। सर 2008 की है। तो उसने अब देखी? हाँ सर पता नहीं, चैट में मैसेज लिखा हुआ। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है जो अभी मैंने रिसेंटली की है? सर नहीं है, नहीं अभी कोई स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, अब कौन सी आ रही है? सर अभी शेयर होना स्टार्ट है सर, अब ये टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो, सही है बिल्कुल। ईगल आई से बेहतर है ईडन ऑफ ईस्ट, देख लो, पूरी एआई की सही पावर दिखाई है उसके अंदर। कौन सी वाली भाई, कौन सी वाली? द ईडन ऑफ ईस्ट, जापानीज मूवी है, एनिमेशन है, लेकिन काफी अच्छी कहानी है। एआई अच्छा, की ना पूरी पावर दिखाई है कि एआई क्या कर सकती है। चैट के ऊपर लिखो। हाँ लिख देता हूँ सर मैं। सही है, बिग हीरो 6 देखो। हाँ सही। जिन जिन लोगों को पता है कि एआई के बेस की मूवीज है ना, मुझे बड़ा शौक है एआई बेस मूवीज देखने का, तो वो चैट विंडो पे मूवीज के नाम जो है वो लिख दे, मैं देख लूंगा। और उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस ही लिख दें, अगर मुझे मूवी पसंद नहीं आई तो मैं आपकी ईमेल के ऊपर जो है ना डॉस अटैक करवा दूंगा। अच्छा खैर, एनीवे भाई देखो, अगर आपको मॉडल के अंदर प्रिडिक्शन करानी है तो उसके दो तरीके हैं। एक है मॉडल इवेलुएट, उसके अंदर आप क्या करते हैं, टेस्ट इमेजेस देते हैं और टेस्ट लेबल देते हैं और उसके वर्बोस बताते हैं। ये आपको बताएगा कि आपके मॉडल की टेस्टिंग एक्यूरेसी क्या है। सही है, ये तो आपको टेस्टिंग वाला काम हो गया, क्योंकि बाद में पूछोगे सर टेस्टिंग कैसे करें। उसके बाद यहाँ पर आ गया प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के अंदर जो है वो आपके पास एक ये चीज देख रहे हो, ये वाली मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये समझ में आ रहा है? ये एक फंक्शन है, इसके अंदर जो है वो आप इसको एक या एक से ज्यादा इमेजेस नमपाई के एरे की फॉर्म में दे दोगे तो ये आपको उसकी प्रिडिक्शंस जो है वो निकाल कर लाकर दे देगा। आप देखो इसके अंदर जो टेस्ट इमेजेस थी वो हमारे पास कहाँ थी, कहाँ यार, नाइस आ रही है। आप मुझसे कुछ कह रहे हो?
मैं कह रहा था नॉइस आना शुरू हो गई थी बीच में से। अच्छा, आप बेहतर हो गई दोबारा, तो लाइट चली गई है। अच्छा, आप ये देख रहे हो टेस्ट इमेजेस कि हमने यहाँ पर जो है लोड किए हैं टेस्ट इमेजेस। ये देखो यहाँ पर हमने टेस्ट इमेजेस लोड की है, सही है। आप लोग भी समझने की कोशिश करें ताकि उस भाई को समझा सके। नहीं वो मैसेज है, सही है कि इसके अंदर जो है वो आप ये जब प्रिडिक्शन करोगे, देखो एक बात को गौर से समझो, ये वाला मेथड आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही? पूरी लाइन निकाल दे भाई। ये वाला आ रही है सर, मेथड समझ में आ गया? ये वाला चीजें समझ में आ गई और आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? नहीं सर सही आ रही है। कोई और भी बोल रहा है बीच में, किसी का माइक खुला हुआ है। नहीं ना, अभी रख ले सर। माइक म्यूट करवाएं सर सबके। सही है भाई, खुश? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मेरी बात सुनो। जी सर आ रही है। जितने भी मॉडल होते हैं उन मॉडल में एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है मेथड कहते हैं। उस मेथड का नाम क्या होता है? प्रिडिक्ट। सही है। इस प्रिडिक्ट के अंदर आपको आपकी इमेज जो है वो नमपाई के फॉर्मेट में देनी पड़ती है। यहाँ तक कि कंफ्यूजन है तो पूछो। हाँ, क्या कह रहे हैं? इन्होंने क्वेश्चन पूछा था मॉडल प्रेडिक्ट करने का सर, उन्होंने चैट में मैसेज दिखा है कि टॉपिक नंबर 6.28 और कह रहे हैं पेज नंबर 208 वाले कोड से पूरा मॉडल ड्रिल करने के बाद जब प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो उसमें प्रेडिक्ट का मेथड मैंने यूज किया, उसमें शेप का एरर आ रहा है। हाँ, तो शेप का एरर आएगा ना कि अगर आपका शेप जो है वो अलग है और जिस मॉडल ट्रेन किया है उसका शेप अलग है तो एरर आएगा आपके पास। तो मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि पहले ये वाला कोड चला के देख लो। ये मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगर इसके अंदर आपको शेयर करना हो, आप जो है वो हमें ये पहले देखें कि यहाँ से प्रेडिक्शन हो रही है नहीं। आपका जो इमेज है, आपकी जो इमेज देखो, जो टेस्ट इमेज है ये क्या है? टेस्ट इमेजेस जो है ये क्या है? क्या ये टेंसर फ्लो का कोई ऑब्जेक्ट है या नमपाई का एरे है? क्या है? हेलो सर पीछे नॉइस आ रहा है। नॉइज आ रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। अच्छा, आप कुछ बेहतर हुआ है क्या? हाँ बेहतर तो हुआ है बट अभी भी है पीछे आवाज। अच्छा, पीछे तो हैगी क्योंकि पंखा जो है जब यूपीएस पे चलता है तो जरा वो डिफरेंट साउंड देता है। अच्छा सर, एक है ना, एक शाजिब नकवी का है ना आया है चैट पे वार्निंग, मतलब उसके एरर में आ रहा है टेंसर फ्लो मॉडल वर्स कंस्ट्रक्टेड विद शेप नॉन 2418 फॉर इनपुट टेंसर फ्लैटन 9 वार्निंग मॉडल वाल कंस्ट्रक्टेड विद द शेप, ये देखो, और फॉर इनपुट शेप नॉन 2418, सही है, डेटा टाइप। अब ये तो वार्निंग है, अब इस वार्निंग का मतलब लेना पड़ेगा। तो शाहजेब, अब तुम क्या तुम्हारा सब मतलब माइक वाइक नहीं है क्या? अच्छा, तुम अपनी जो है ना वो इस ये जब क्लास जो है वो खत्म होने लगेगी, क्लास जब खत्म होने लगे तो आप क्या करना कि अपना जो बल्कि आप अभी जो है वो आपकी अपनी जो अगर आपने इसको कोलैब के ऊपर चलाया हुआ है तो कोलैब का लिंक, या अगर आपने इसकी नोटबुक बनाई हुई है अपने पास तो नोटबुक का लिंक जो है वो मेरे पास भेज दो। हम जो है क्लास के एंड के ऊपर जो है वो इसको रिव्यू कर लेंगे और देख लेंगे इस एरर का क्या हल निकाला जा सकता है। ठीक है?
अच्छा सर, मैं स्क्रीन शेयर करूं? मैंने खोला हुआ कोड एक जगह सर, वो देखना सर, वो हाँ दिखाओ, error चलो है। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। मैं भाई इंतजार कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन का। सर नजर आ रहा है सर मॉडल डॉट फिट में। और मुनिम, मुनिम एक बार तो बंद कर। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। सर ये देखना सर। सर मैंने फंक्शनल एपीआई को जो पोस्टिंग हाउसिंग के ऊपर करा था, तो उस पर वो चल रही यार थी। इस एक पे एक यही है। एक मिनट मुझे दो, मैं अभी एक मिनट में बात करता हूँ, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे। ठीक। वो मुंह बस। सर की आवाज़, सर ने ब्रेक लिया, आए सर वापसी? आ रहे हैं सर, 1-2 मिनट बाद कोई है? आ रहे हैं सर, 1-2 मिनट बाद।
बिलाल भाई आपका किस तरह चला था ये कोड? ये कोड इस पे नहीं चला है, मैंने इसी मतलब फंक्शनल एपीआई को जो है ना वो जो हमारा पिछला डेटा था बूस्टिंग हाउसिंग उस पर अप्लाई किया था, फंक्शनल एपीआई के थ्रू उसको किया था, तो वहाँ वो चला था, इस पे यही एरर दे रहा था। मतलब मैं फंक्शन एपीआई के थ्रू चलाऊं इसको? ये तो आपका है ही फंक्शनल एपीआई है ना, तो मैंने बूस्टिंग हाउसिंग को फंक्शनल एपीआई के थ्रू चलाया था, तो वो चली थी। और यार वो स्टॉप आइटरेशन वाला देखा है फेसबुक पे जो शेयर किया हुआ है? मैं फेसबुक पे नहीं देखा। दरअसल इसमें मुझे जो इशू लग रहा है इसके अंदर ये जो क्या नाम है दूसरी जहाँ पे एरर आ रहा है, ये जो टेक्स्ट वैलिडेशन साइज, ये दूसरी चीज़ों की वजह से जो है ना इसमें कोई डेटा इतना खास नहीं, तो इसलिए एरर दे रहा है। भाई किसी ने मुजम्मिल भाई ने चैट में बताया भाई तुमने टेक्स्ट वोकैबुलरी साइज के बाद कॉमा लगाया है और ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। ये करके देखो, ये भाई ने बताया चैट में। भाई उसको कहना कहाँ ब्रैकेट नहीं लगानी, ये बता। ये जो आपका टेक्स्ट है ना मैक्स लेंथ के बाद जो टेक्स्ट है नीचे np.random.rendered, इसके एंड में जो ब्रैकेट आप क्लोज, देखिए इसकी तो बाद में क्लोज है। यार दोनों क्लोज हैं, अगर कोई और है तो बता दो, वो भी लगा के देख लेते हैं आगे पीछे। अगर आप एक काम कर सकते हो, इस कोड को ना चैट में कॉपी पेस्ट कर दो, तो अगर किसी को आता होगा तो वो सही करके डाल देगा। अरे अरे बहुत बड़ा कोड है ये बुक का, ऊपर से जाए वो ऊपर से चलाएगा तो नीचे आएगा, मतलब 5-6 तो हैं, अगर कहते हो तो कर देता हूँ ऐसे। वो बोल रहा है ये एरर सॉल्व नहीं करेगा, मैं पूछ रहा हूँ, और एरर पूरा शो करो, एरर पूरा नीचे तक शो करो। बता रहे हैं, हमने कोड बोला लिखा एरर कहाँ से पूरा बुक से? हाँ 7 चैप्टर के 7.2 का कोड है जिसमें एरर आया। क्या देखते हैं? और नीचे करना हो तो भाई बता देना। मुझे ये समझ नहीं आई, ये स्टेप्स नेम दिया ही नहीं है तो इधर एरर क्यों है? इपोक ऊपर ऊपर होते हैं, लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर इपोक से ही आ रहा चल होता रहा है है। ना, ऊपर अरे यार वाले कोड इपोक, में। ये देखना ये इपोक लिखा है, और इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने नोट किया जैसा ये लंबा एरर आता है तो ऊपर के कोड में मसला होता है। ये भी इपोक है, यहाँ तक चल गया। यार वो कह रहा है कि लास्ट का जो ना एंडिंग का एरर दिखा दो, जो नीचे अच्छा वाला जो उसके बाद का जो हिस्सा है वो बाकी एरर भी दिखा दो। एरर की लास्ट लाइन दिखा दो। ये हाँ भाई, तो मैं भी अब आ गया हूँ, आपको ज्वाइन कर लिया है, तो दिखाओ भाई जरा एरर कहाँ से आना शुरू हुआ है। सर यहाँ से आना चाहिए मॉडल डॉट फिट में से। मॉडल डॉट फिट के ऊपर ये एरर क्या दे रहा है, जरा देख लेते हैं इसको। सर मुझे तो लग रहा है वो जरा भाई कह रहा है वो नीचे इस पे एरर दे रहा है, ये इसके अंदर से आर्गुमेंट मेरे ख्याल में से इसमें से
हम एक भाई कह रहा है स्लाइसिंग का एरर है। यार ये मुझे जो है ये नोटबुक भेजो, मैं अपने पास इसको चला के देखता हूँ, फिर इसको करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। सही है, ओके। ठीक। अच्छा सर, वो एक उस पे फेसबुक पे भेजा था सर, वो आपने रात एक्सेप्ट किया सर, वो उस पे स्टॉप आइट्रेशन का है वो सर, उसका तो कुछ करें वो भी तो मैंने देखते हैं। ठीक है सर। असल में एरर सेट करने के लिए थोड़ा सा जो है ना टाइम लगाना पड़ता है। सही है, यस सर। तो अभी हम अपनी क्लास को रिज्यूम करते हैं, और रिज्यूम करने के बाद तुम अपनी मुझे गूगल की शीट भेजो, और आज ठीक हम है अपने सर। चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेते हैं। उसके बाद जब ये क्लास 12 बजे क्लास के टाइमिंग एंड हो जाएगी, तो उसके बाद जो है मैं ये एरर ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाद औकात किसी एरर में 2 घंटे भी लग सकते हैं, किसी में 1 घंटा भी लग सकता है, किसी में 1.5 घंटा भी लग सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, मैंने कर दी। ठीक है। अच्छा यार, एक मर्तबा इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये वाली चीज आप पढ़ लो, और इसमें अगर आप लोगों के जहनों में कोई सवाल हो तो पूछ लो, ताकि हम इसको आगे की तरफ प्रोसीड कर सकें। सही भाई, समझ में आ गई बात? हेलो? नहीं सर, थोड़ा सा इश्यू है। अच्छा ठीक है, देखो इसके अंदर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं दोबारा, कि हमें ये पता है कि हम जब कॉन्वोल्यूशनल लेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास स्पेशल पैचेस यूज करते होते हैं ना, ठीक है? स्पेशल पेजेस माने पार्शियली टाइप? नहीं, स्पेशल का मतलब होता है स्पेस से निकला हुआ है ना, मतलब हम 2D या 3D इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जबकि यहाँ पर हम जो है वो 1 by 1 का एक पैच लेके चल रहे हैं। सही सर। अच्छा, जब हम एक एक टाइल को प्रोसेस करते हैं, ठीक है? जी सर। सर तो ये कैसे बन जाती है? डेंस लेयर के बराबर बन जाती है ये वाली बात। यानी अगर मैं एक एक टाइल को अलग अलग प्रोसेस कर रहा हूं, तो ये समझो वही वाला काम हो गया जो आप डेंस लेयर पे करते हो। डेंस लेयर में भी यही हो रहा होता है ना? सही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इनपुट इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी, यानी इनपुट से डेटा आएगा, उसको तो ये कंप्यूट कर रहा होता, मिस कर रहा होगा, लेकिन ये आपस में साइड की डेटा को प्रोसेस नहीं कर रहा होगा। नॉर्मली तौर पर जो हमारा ये, जैसे यहाँ पर एक कन्वोल्यूशनल लेयर है 3D, ये 3 by 3 9 टाइल्स को आपस में मिलाकर प्रोसेस कर रहा होता है, राइट और रॉन्ग? सही सर। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है, ये इनपुट का डेटा को तो मिक्स कर रहा है ये वाला,
लेकिन ये आपस के यानी कि इसके जो लेफ्ट पर और जो राइट पर टाइल्स है उनको आपस में मिक्स नहीं कर रहा। मिक्स नहीं ठीक है भाई? मतलब हाँ, मतलब ये है कि जब मैं ये कॉन्वेंट चलाऊंगा 3x3 का तो क्या होगा, पूरी विंडो उठती है सर पैच के साथ आगे पीछे। हाँ, मतलब 9 टाइल्स जो है वो आपस में एक साथ कंप्यूट होंगे। बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आगे चली जाएगी अगले वाले लेयर के अंदर, जबकि इसके अंदर जो है वो 9 टाइल आपस में कंप्यूट नहीं होंगे बल्कि सिंगल टाइल ही आपस में प्रोसेस होगा। तो सर इसी पे मेरा सवाल कि अगर डांस लेयर लगा दें इसी की जगह, जबकि डांस की तरह काम कर रहा है। अब ये जो है ये जो पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन है इसकी जो है ये हम जरा देख भी लेते हैं इसको और इंटरनेट के ऊपर। सर ने बताया था वो जो डांस लेयर है ना वो उठाता है, लेकिन ये जो कन्वोल्यूशन है ना वो डांस लेयर पूरा उठाता है, कन्वोल्यूशन उसके फीचर्स कर करके सारा उठाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलो शुक्रिया। इसके अंदर देखो ये पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन लेयर है, इसके अंदर वो एक एक टाइल को यानी एक एक इंडिविजुअल चीज को प्रोसेस कर रहा है, जबकि डांस लेयर क्या करता है फ्लैट करके एक साथ प्रोसेस कर देता है, जबकि इसके अंदर ये 1 बाय 1 कर रहा है। बिल्कुल सर वो इमेजेस कैट वाली थी जैसे कैट। हाँ, इसके अंदर ये क्या कर रहा है असल में, देखो इसको ही देखो, ये क्या कर रहा है, वेयर दे कंट्रीब्यूट टू द फैक्टरिंग आउट चैनल वाइज फीचर लर्निंग एंड स्पेस वाइज फीचर लर्निंग। ये दो कामों को मिक्स कर रहा है, एक एक इंडिविजुअल डेटा को ये प्रोसेस कर रहा है अलग अलग। तो ये कॉन्वेट का काम भी कर रहा है और डांस का यानी कि इसके अंदर आप डांस लेयर वाला काम कर रहे हो लेकिन कॉन्वेट स्टाइल में। तो इसलिए इसमें दोनों चीजें आपको मिल रही हैं, इंडिविजुअल डेटा भी जो है वो आगे वाली लेयर पे प्रोसेस हो रहा है और साथ साथ जो है वो 1 बाय 1 भी हो रहा है, जबकि अगर ये डांस होगी तो ये पूरा का पूरा एक साथ प्रोसेस होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज ऐसा क्यों कर रहा है, इफ यू अज्यूम दैट ईच चैनल समझते हो ना, एक इमेज जो होती है आपको पता है ना, जैसे अगर आपके पास एक इमेज 10 इमेजेस और 10 चैनल बन जाएंगे ना, ईच चैनल इज हाईली ऑटो रिलेटेड अक्रॉस स्पेस बट डिफरेंट चैनल में नॉट हाईली कोरिलेटेड। इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि आपका जो स्पेस है, आपका जो चैनल है वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, लेकिन दो अलग अलग चैनल आपस में कोरिलेटेड नहीं है। मसलन एक ऐसी इमेज है जिसके अंदर जो है वो डेटा आपस में एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, लेकिन दूसरी इमेज का डेटा और पहली इमेज का डेटा आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए जो है वो हमने यहाँ पर 3 जगहों के ऊपर 1 बाय 1 का, आगे चल के इसी और डिटेल्स जो है वो आपको पता लगेंगी तो आपको और ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने इसका स्टार्ट लिया है, बस इसको याद रखना। ठीक है, here would you implement the module feature 70 under the functional API? The example is assume to existence of the 4D input tensor mixers. ठीक है, फ्रॉम कैरस ये आपने सब कुछ किया, ये ब्रांच ए है, ये ब्रांच बी है और ये ब्रांच सी है और ये ब्रांच डी है। अब इसके अंदर आप देख लो, इसके अंदर जो है वो कॉन्वेट जो है वो आपने चलाया है। ठीक है, 1 का मतलब क्या है भाई, इसमें जो 1 लिखा है इसका मतलब क्या है सर 128 एक में से लेयर में से निकला। सर 1 बाय 1 का फिल्टर हो, 1 बाय 1 का फिल्टर होगा। सर 128 एक लेयर में से निकलेंगे? नहीं, 128 तो इनपुट है ना, इसको इनपुट 128 का मिलेगा ना, ये चैनल है 128। यस सर। ये तो चैनल है ना 128, भूल गया वो जो होते थे नंबर ऑफ चैनल्स, यानी फिल्टर। 1 बाय 1 की विंडो तो 1 बाय 1 की, लेकिन फिल्टर कितने होंगे इसमें, ये 128 क्या है, इनपुट। हाँ
इनपुट कह रहा है सर। इनपुट है ना ये, तो आउटपुट क्या है इसमें? नंबर ऑफ फिल्टर कितने लगे हुए हैं वो कहाँ ले पाएंगे? सर 128 1 by 1 फिल्टर होंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, इनपुट कहाँ से आएगा? इसमें x जो है वो गायब है असल में ना। x जो है ये हम पीछे से लेकर आ रहे हैं। जो x जो है वो उसने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन x जो है ये यहाँ पर, और पीछे जाए इनपुट पोस्ट इनपुट्स, यहाँ पर जो है ये x जो है वो मिसिंग है। ठीक है, x असल में क्या है, इसमें इनपुट लेयर है जो इसमें शायद कोड में नहीं दी गई। मैं कोड में देख लूंगा और अगर मुझे मिल गया तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये x जो है ये आपके पास इनपुट लेयर है, और इस इनपुट लेयर को हमने क्या किया है, 1 2 और 1 2 और ये 3 के साथ जो है इसको कनेक्ट कर दिया है। यही तस्वीर है ना, ये आपकी इनपुट लेयर है यानी x लेयर है, और इसको हमने 1 2 3 4 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। देखो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है 4 के साथ x, 4 के साथ कनेक्ट है ना, एक ब्रांच B, ब्रांच C और ब्रांच A, सबके साथ x जो है एज अ इनपुट लेयर कनेक्ट है। तो इसमें x जो है वो इनपुट लेयर है। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैं जरा बताने में कंफ्यूज हो गया हूँ, तो इसलिए आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि इसके अंदर आपको इनपुट लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इनपुट लेयर की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। ये हमारी इनपुट लेयर है, सही है। इनपुट लेयर कैसे है, ये हमने एक इनपुट लेयर बनाई है और इसके अंदर हमने ये एम्बेडेड पोस्ट जो है ये यहाँ पर हमने डाली है, और उसके अंदर जो है ये हमने पोस्ट इनपुट डाला है। तो ये जो है हमारी x जो है ये हमारी इनपुट लेयर है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब इनपुट लेयर यहाँ पर हमारी कौन सी है, वो x है, सही है भाई। अब उस x को, ये एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, अब उस x को हमने चारों के साथ कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद जो है उसको हमने यहाँ पर ये जो तस्वीर बनी हुई है इसके हिसाब से हमने काम किया है। इनपुट लेयर को जो है वो हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। ये 128 फिल्टर का 1 डायमेंशनल कॉन्वेट है, ये 128 का ये भी 1 डायमेंशनल है। इसके अंदर स्ट्राइक 2 है, इसके अंदर स्ट्राइक 2 नहीं है। ये 3 ये वाला कहाँ गया, ये 3 है जो ब्रांच सी से कनेक्टेड है, और ये दूसरा ब्रांच सी जो है इसके अंदर जो है वो एवरेज पोलिंग हो रही है। यहाँ पे देख लो, ये भी जो है वो एवरेज पोलिंग हो रही है ना यहाँ पर, यही वाली चीज जो है, यानी जो इसके अंदर बताया गया है वैसा वैसा हमने इनको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और आखिरी में हमने इनको इन आउटपुट लेयर में जाकर हमने इसको कॉन्केट कर दिया। अब इस कोड के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लो, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कोड है। अगर ये कोड समझ में आ गया तो इसमें इंसेप्शन मॉडल समझ में आ गया। तो सर ये ब्रांच A B से कनेक्टेड है, B C से कनेक्टेड है, C D से कनेक्टेड है? नहीं, ऐसे कैसे लग रहा है तुम्हें? इसमें देखो, ब्रांच A किससे कनेक्टेड है? ब्रांच A जो है वो X से कनेक्टेड है, ठीक है। सही सर। अच्छा, उसके बाद ब्रांच B जो है वो भी X से कनेक्टेड है, सही है। फिर ब्रांच C जो है वो भी X से कनेक्टेड है, और फिर ब्रांच D जो है वो भी X से कनेक्टेड है। तो ये सारी ब्रांचेस जो है चारों के चारों ये आपस में कनेक्ट हो गई। उसके बाद ये ब्रांच A है, देख लेते हैं कौन सी वाली है। हाँ, ये ब्रांच A है, ये ब्रांच A है, ये ब्रांच B है, ये ब्रांच C है और ये ब्रांच D है। ऐसे ही है ना भाई?
जी अब बिल्कुल। इसके बाद आप ये देखें कि जो ब्रांच ए जो है वो तो डायरेक्टली आगे जा रही है, लेकिन ब्रांच बी जो है वो आगे जाकर एक और ब्रांच से कनेक्टेड है ना, जो जिसमें 3/3 का कॉन्वेट हो रहा है। तो ब्रांच बी जो है ये अपने आप से दोबारा कनेक्ट हो गई है, ये देख रहे हो ये वाली चीज। जी सर। बिल्कुल। ठीक है, तो ये ब्रांच बी जो है ये अपने आपस में ही कनेक्टेड है। हाँ भाई, सी भी सी से कनेक्टेड है और डी भी डी से आगे जाता है। यार भाई को मना कर दो, हमारे लिए पानी मत लेकर आएगा, कोई उनसे बात ही नहीं करता, बार बार फोन करते रहते। तो क्या हमें फोन किया उन्होंने? हमें फोन किया है ना, पहले फोन किया तुमने उनको बताया अंदर कितनी बोतल है? बता दिया। फिर क्यों फोन कर रहे हैं वो? मुझे क्या मालूम? तो आप बात करो ना उनसे, या हमदान से बात कराओ, जिस बंदे की जिम्मेदारी है वो कराओ ना उससे। सारा कोड जो है वो तस्वीर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांच बी जो है वो दोबारा जो है वो कनेक्ट हो गई है दोबारा ब्रांच बी से। सही है, तो यहाँ पर भी देख लें बिल्कुल यही चीज है, ब्रांच बी जो है वो ब्रांच बी दोबारा ब्रांच बी से कनेक्टेड है। सही है, इसी तरह आप ये देखें ब्रांच सी दोबारा ब्रांच सी से कनेक्टेड है, लेकिन जब दोबारा कनेक्ट हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच सी से कनेक्ट होने के बाद उसके अंदर ये वाली चीज आ गई है। तो आप ये देखें ब्रांच सी जो है वो ब्रांच सी से कनेक्टेड है, और ब्रांच डी जो है वो ब्रांच डी से कनेक्टेड है, और आखिरी में ये सब जो है, अच्छा ब्रांच डी जो है वो 3 बार कनेक्ट है। एक मतलब ये इनपुट से कनेक्ट है, फिर अपने आप से कनेक्ट है, और फिर अपने आप से। यहाँ पे देख लो सेम चीज है, ब्रांच बी अपनी इनपुट से कनेक्ट है, फिर ये 3/3 का है गया, और फिर ये 2D कॉन्वर्ट है 3/3 का, लेकिन स्ट्राइड जो है यहाँ पर 2 है, तो ये आपस में कनेक्ट हो गया। सही है, और आखिर में ये कॉन्केट होगा। ये वाली चीज आप पढ़ लो इसके ऊपर, ताकि इससे आपको पता लग जाए क्या हो रहा है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। सही भाई, तो इसने बताया है कि आपके पास जो है वो कैरस के अंदर जो है वो ऑलरेडी एक मॉडल बनाया मौजूद है, उसका नाम है इंसेप्शन V3। उसके अंदर जो है उन्होंने वेट भी प्री ट्रेन करके बता दिए। इसके अलावा इस पे जो है वो एक्सेप्शन नाम का भी एक प्री ट्रेन मॉडल जो है वो मौजूद है, और उस मॉड्यूल को जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये सारी कहानियां मौजूद है। यहाँ पर कोई सवाल आप लोग करना चाहें तो कर लें। नहीं सर। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। रेसिडुअल कनेक्शन आर कॉमन ग्राफ लाइक नेटवर्क component found in many post-2000 network architecture, including exception. They are introduced by he et al. Microsoft in their winning entry at Ting. They tackle 2 common problems that plague any large-scale deep learning model: vanishing gradient and representational bottlenecks. In general, adding residual connections to any model that has more than 10 layers is likely to be beneficial. ये वाली बात यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं सर। हाँ,
ये हम देखो, ये रेजिडुअल कनेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं ना, याद है आपको? रेजिडुअल ग्रेडियंट जिसे कहते थे, ये वाली चीज पढ़ी है आप लोगों ने? जी सर, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। यस सर। क्या होती थी ये? पीछे की इंफॉर्मेशन भूल जाता था मॉडल। हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन ये सर बॉटल नेक्स का नहीं पता, रिप्रेजेंटेशनल बॉटल नेक्स क्या होता है। ठीक है, लग रहा है तो भाई मना कर दो। सर ये क्या होते हैं रिप्रेजेंटेशनल बॉटलनेक्स? ये वही वाली चीज है जो ये वाली है। रिप्रेजेंटेशनल बॉटलनेक के अंदर ये होता है कि जब आपके पास रिप्रेजेंटेशनल पैरामीटर बहुत ज्यादा है, यानी आपको एक तस्वीर है उसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशनल पैरामीटर जो है वो 1000 बाय 1000 है, तो आप कितनी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे जब आप लास्ट लेयर के ऊपर लेकर आएंगे? इनको फोन नहीं किया था। हाँ हाँ, एक जो है ना वो भी खरीद के निकाली थी कल रात। मुझे फोन कर लिया करो या हमदान को फोन कर दो, ठीक है? ठीक है, तो ये अब आपके पास डेटा ज्यादा होता है और अब आपको जाहिर सी बात है आपका जो डेटा है वो रिप्रेजेंटेशन होता है अगले लेयर के लिए। तो डेटा बहुत ज्यादा होगा तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन बॉटलनेक आ जाएगी। डेटा बहुत ज्यादा है लेकिन अगले वाले लेयर तक कौन सा डेटा जाएगा और कैसा नहीं जाएगा, वो सारी मसले जो हैं जिनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल बॉटलनेक। और रिप्रेजेंटेशनल बॉटलनेक को और ये वैनिशिंग ग्रेडियंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है रेसिडुअल कनेक्शन। यानी ये दो प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन क्या है भाई इसका? नहीं समझ में आ रही बात आप लोगों को? नहीं सर। हाँ भाई देखें, आपके पास दो प्रॉब्लम है, सही है? एक ये वाली प्रॉब्लम है और एक ये वाली प्रॉब्लम है। ये बात समझ में आ गई यहाँ पर? सर ये रिप्रेजेंटेशनल बॉटलनेक थोड़ा सा है। अच्छा यार, मैं इसको सर्च करके समझाता हूँ। कुछ चीजें जो है ना आप लोग बड़े आराम से जो है ना अगर इंटरनेट पे भी काम करेंगे तो बड़े आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले ये आप लोगों को पता है बॉटलनेक क्या होता है? बॉटलनेक ये तो सर कंजस्शन को कहते हैं कि बहुत ज्यादा कंजक्शन दबाव हो जाए। मतलब अगर आपका पास जो है वो इनपुट बहुत ज्यादा हो लेकिन रास्ता छोटा हो। जी सर। ठीक है, ज्यादा दूसरी चीज कम, तो उसको हम कहते हैं बॉटलनेक। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बॉटलनेक का मतलब यह है कि आपके पास जो इनपुट है रिप्रेजेंटेशन के लिए वो बहुत ज्यादा है लेकिन आपको उसको कैसे समझाऊं मैं इस चीज को? जब आप इनपुट ले रहे होते हो प्रोसेस करने के लिए तो आप क्या करते हो, उसमें से वो वाला इनपुट उठाते हो
जो आपके लिए बेस्ट रिक्वायर्ड हो और बाकी इनपुट छोड़ देते हो। ये तो समझ में आ रही है ना बात आप? यस सर। देखो सवाल का जवाब देते रहोगे ना तो मैं फिर समझूंगा, उसी हिसाब से बात करूंगा। बिल्कुल सर। अच्छा, तो अब मसला ये है कि अगर आपके पास इनपुट बहुत ज्यादा होता है तो उसमें से आप कुछ चीजें चूज कर लेते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास इनपुट की इमेज थी 1000 बाय 1000, सही है। अब आप उसमें से जो है वो 1000 बाय 1000 को तो आगे लेकर नहीं आओगे ना। अगर 3x3 का कॉन्वेट चलाओगे तो उस इमेज का साइज क्या हो जाएगा? चलो आसान कर देता हूँ, 2x2 चलाओगे तो इमेज का जो अगला लेयर में इमेज की रिप्रेजेंटेशन जाएगी वो क्या हो जाएगी? अगर 2x2 हो तो तकरीबन आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी ना। और फिर और अगली में ले जाओगे तो और आधी कम हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे जैसे आप उसको आगे लेके जा रहे हैं, पीछे जो है वो डेटा जो है वो उसमें से कम होता जा रहा है। जो रिप्रेजेंटेशनल डेटा है वो आपके पास हर मर्तबा आधा आधा होता जा रहा है। अब आपके पास जो है वो लेट्स सपोज 10 लेयर्स है, सही है। तो हो सकता है कि जो आपकी जो इमेज है उसके अंदर से जो फीचर एक्सट्रैक्शन हो, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होगा कि आपकी इमेज के हो सकता है कि कुछ वैल्यूएबल डेटा जो है वो उसमें से स्किप हो जाए। अच्छा, ये 2x2 में कम होगा, लेकिन अगर मैं 5x5 में करूंगा तो क्या होगा? अगर आपकी इमेज है और मैं कॉन्वेट चला रहा हूँ 5x5 का तो क्या होगा? बच जाएगा डेटा सर। तो जब मेरे सवाल का जवाब दो, अगर मैं अपनी इमेज को 5x5 के डेटा से प्रोसेस करके लेके जा रहा हूं अगले लेयर के ऊपर, तो मेरी इमेज की रिप्रेजेंटेशन अगली लेयर में जाकर कितनी कम हो जाएगी? आधी से ज्यादा। हाँ भाई, 2x2 में तो आधी रह गई थी, 5x5 में कितनी रह जाएगी? सर चौथाई से भी कम। पांचवा हिस्सा बोलते हो ना, 5वां हिस्सा रह जाएगी। 5x5 है ना, 1/5 क्यों नहीं कह रहे? 1/5 रह जाएगी ना। अब अगर आपके पास 10 लेयर है तो आप समझ सकते हो कि जब ये आखिरी लेयर पे पहुंचेगा तो आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत सारा डेटा उसमें से निकल चुका होगा और बहुत ही जो है वो स्क्वीज्ड या बहुत ही सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आपके पास आएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, ये कहलाती है रिप्रेजेंटेशनल बॉटलनेक। यानी आपके पास जो है वो डेटा तो बहुत है, लेकिन उसमें से जब आप स्क्यू करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास जो रिप्रेजेंटेशनल डेटा है वो हर मर्तबा बहुत कम होता जाता है। सही सर। सही है। और इसके ऊपर इसने कहानी की है डीप लर्निंग फॉर डीप रेजिडुअल लर्निंग। इसकी पूरी जो है वो एक थीसिस है जो हमारे वो वाले भाई का चलेगा, छोड़ के चलेगी क्लास, जो हमें थीसिस का आइडिया दे रहे थे। हाँ सर, 2 हफ्ते पहले। वो आई नहीं उसके बाद? उसके बाद लग तो नहीं रहा सर, वरना पिछली क्लास में थे वो। अच्छा, खैर, तो अब मसला ये है कि मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको रिसर्च पेपर पढ़ना है तो सबसे पहले ये वाला रिसर्च पेपर पढ़ना चाहिए जो कि हमारी किताब के अंदर दिया गया है। Am I right or wrong? बिल्कुल सर। राइट सर, राइट। ये लेकिन रिसर्च पेपर निकालेंगे कैसे ये वाला? सर कॉपी करके टैब पे लिख दे। नहीं, ये आएगा थोड़ी ऐसे, ये तो बंद है ना, क्लोज है। इसके लिए वो है ना, कौन सा है? SCI मेरी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर। अच्छा, अब आएगी। अब नजर आ रही है? जी सर। जी सर। देखिए, ये मैंने क्या किया पता है ना आपको? ये एक वेबसाइट है साई हब के नाम से, ठीक है? ठीक है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो गरीब लोगों के लिए बनाई गई है और इसके ऊपर मुसलसल बैन लगते रहते हैं। तो आज आपके पास ये वेबसाइट का URL कोई और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, कल ये टोरेंट टाइप की चीज है, सही है? इसके अंदर जो है वो अगर आप कोई टॉपिक डाल दें
तो ये आपको वो रिसर्च पेपर चुरा कर ला के दे देता है। समझ रहे हो भाई? बेहतरीन सर। सही है। तो नॉर्मल डालेंगे तब नहीं आएगा ये? क्या कह रहे हो? नहीं नॉर्मल कैसे, देखो ये ना, ये नॉर्मल जैसे निकला है, सही है। तो ये जो नॉर्मल यहाँ पे लिंक है, इसके अंदर ये बंद है, आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे मेरे ख्याल से, या शायद डाउनलोड है ना वैसे यहाँ पर, या तो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी या पैसे देने पड़ते हैं। नहीं लेकिन ये फ्री में आ गया है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का है ना ये? हाँ ये आ गया है, चलो ये अच्छी बात है कि आ गया है, लेकिन अगर नहीं आ रहा होता डाउनलोड कर लें इसको। नहीं ये तो बहुत अरसे से पड़ा हुआ होगा ना, क्योंकि किताब ही 3 साल 4 साल पुरानी है। तो ये इसके अंदर जो है वो सारी कहानी जो है वो लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ें। जैसे रेजिडुअल, ये जो उसमें लिखा हुआ था इमेज रिकग्निशन, VLAD, ये VLAD क्या होता है? वेरी लार्ज, हाँ समथिंग ये ऐसी कुछ है, इसको अभी देखना पड़ेगा। इसमें 18 नंबर लिखा हुआ है, तो आप 18 नंबर पे जाएंगे, तो आप 18 नंबर कहाँ गए? 18 नंबर एग्रीगेट लोकल इमेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। VLAD वेरी या कुछ है, समथिंग है। खैर आप यहाँ पर वापस आ गए, तो ये तो वापस क्या है, तो ये जो है वो आप इसको पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है। और both of them most powerful shallow representatives for image retrieval and classification for vector quantity residual vector is shown in the low level vision and computer graphics for solving partial differentiation, ये सारी कहानी है। shortcut connection, ठीक है। residual learning, ये सारी कहानी जो है ये, इसको हम जो है वो मैं भी पढ़ता हूँ और आप लोग भी पढ़ें। लिंक इसका जो है किताब में ही दिया हुआ है, तो आप किताब में से जो है वो देख लें, फिर मैं आप लोगों को अगली क्लास के अंदर इसको मजीद समझाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ओके ठीक है जनाब। तो रेजिडुअल कनेक्शंस की बात है। रेजिडुअल कनेक्शन किन दो चीजों को सॉल्व करते हैं भाई? फिनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और रिप्रेजेंटेशनल बॉटलनेक। सही है, जबरदस्त, ठीक है। तो ये इन दो चीजों को आप यहाँ पर इसके बारे में कंसिस्ट ऑफ मेकिंग द आउटपुट ऑफ अर्लियर लेयर अवेलेबल टू द इनपुट लेयर effectively creating a shortcut of sequential network rather than being concatenated to the layer activation. The earlier output is summed with the later activation, which assume that the both activation are the same size. If there are different sizes, you can use a linear transformation to reshape the earlier activation into the target shape. For convolutional future map one by one convolutional without an activation. तो दोबारा समझे जरा, कोई और पढ़ सकता है या थोड़ा थक गया मैं पढ़ पड़ेगा? पूरा पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ो। A residual connection consists of making the output of an earlier layer available as input to a later layer, effectively creating a shortcut in a sequential network. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिडुअल कनेक्शन है वो क्या करता है? मेकिंग द आउटपुट ऑफ एन अर्लियर लेयर अवेलेबल एज द इनपुट टू द लेटर लेयर। ये वाली बात समझ में आ रही है? सही बात है सर। यानी कि आपका जो इनपुट है वो अगली लेयर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपका जो इनपुट है वो बहुत ही आगे वाली लेयर के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। इसकी ग्राफ नहीं बताया हुआ इसका शायद। जैसे अगर हम इसके ऊपर देखें, इसके अंदर देखें, ये वाली जो पहली लेयर थी ये डायरेक्ट कहाँ पे कनेक्ट हो गया है? यहाँ पे जाकर 139 पे। सही है, लेकिन ये भी ग्राफ मैं इसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सही नहीं है। लेकिन अगर मैं जाऊं ये यहाँ से ये 2D से कनेक्ट कर दूं यहाँ पर इसको ऊपर वाले को, तो शायद यहाँ पे ग्राफ बना हुआ होगा। ग्राफ उसमें बना हुआ था रिसर्च पेपर में। इसमें बना हुआ था, वो भी देख लेते हैं फिर। इसमें भी ये देख रहे हो, ये वाला है ना रेजिडुअल कनेक्शन। यानी आपने क्या किया, लेयर 1 का जो आउटपुट है वो लेयर लास्ट के आउटपुट के साथ मैच कर दिया।
कनेक्ट कर। सही है? तो हर लेयर का सर आखिरी लेयर के हर लेयर नहीं है, ये देखो सिर्फ एक ही मर्तबा किया है ये। समझ में आ रही है बात? सर इससे फायदा क्या हुआ? ये पहली लेवल का हाँ, आपको बड़ा जबरदस्त फायदा। देखो एक तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है रेजिडुअल कनेक्शन का। तो फायदा पता है ना आपको, कौन से दो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? सबसे पहले कहाँ गया? रेजिडुअल कनेक्शन का जो फायदा है वो ये है, वो आपकी ये दो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, ये वाली और ये वाली। सही है? अब मिसाल के तौर पर आप लोग जो है वो टेंसर फ्लो का टेस्ट देने जाओगे। सही है? आपने चैप्टर इस क्वार्टर में चैप्टर 6 पढ़ा था, चैप्टर 5 पढ़ा था और चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो अब जब आप जब टेस्ट देने जाओगे तो आपको चैप्टर 5, 6, 7 की जो चीजें हैं वो ज्यादा याद होंगी और आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स हासिल कर लोगे, लेकिन 1, 2, 3 की चीजें भूल चुके होगे। सही है? तो ऐसे में अगर मैं आपको एक क्लास दूं जिसके अंदर मैं चैप्टर 1, 2, 3 की समरी आपको बता दूं तो आपको वो वाली चीजें दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। बिल्कुल। अब आप जब टेस्ट देने जाओगे तो चैप्टर 1, 2, 3 की भी आप इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये फायदा है कि आपको वो इंफॉर्मेशन जो हम आगे जाने की वजह से भूल चुके हैं वो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? यही मसला है। A residual connection consists of making the output of an earlier layer available at the later layer, effectively creating a shortcut of a sequential network rather than being concatenated to the later activation. The earlier output is summed with the later activation. ये वाली चीज याद रखना, ये कॉन्केट नहीं कर रहा बल्कि उसके इनपुट के साथ मिला रहा है। यानी कि देखो यहाँ पर कौन सी है, आपके पास एक लेयर है, सही है, फिर एक लेयर है और फिर एक लेयर है, और आप इसके अंदर यहाँ पर कॉन्केट की जगह ऐड इस्तेमाल कर रहे हो। वाई के अंदर आप क्या मिला रहे हो? एक्स मिला रहे हो। एक्स मिला रहे हो। सही है? ऐड द ओरिजिनल एक्स बैक टू द आउटपुट फीचर। तो यहाँ पर देखो फंक्शन चेंज हो गया है, ये ऐड हो गया है और ये समझ में आ गई बात? क्या सर इनको ऐड करने के लिए इनके फीचर एक जैसे होना लाजमी होंगे या अलग अलग से भी हो जाएंगे? जैसे एक लेयर 128 की और एक 64 की, वो आपस में हो जाएगी या फिर दोनों के 128 होना लाजमी है? प्रोबेबली हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आप ऐड कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ना कॉन्केट कर रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे ख्याल रखना, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है वो आउटपुट जो है वो एक ही जैसा आ रहा है। यस सर, अगर अलग अलग हो सर आउटपुट फिर भी अब ये हमें थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। शायद ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें एरर भी आ रहे हैं ना, कि यार ये जो अलग अलग आउटपुट है उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सवाल आपका अच्छा है। ये सवाल जो है मैं अपने पास लिख लेता हूं। इस पे मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा, सही है, फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छा
करके, सही है। अच्छा, आप यहाँ पर वही वाली चीज क्या गई है, अच्छा अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एंड द फॉलोइंग इम्प्लीज अ रेसिडुअल कनेक्शन व्हेन द फीचर मैप साइज डिफर यूजिंग अ लीनियर रेसिडुअल कनेक्शन, अगेन assuming the existence of 4D image tensor। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, ये इसने रेसिडुअल को अलग लेयर में लिया और उसको बार इसने यहाँ पर लाकर इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ये वाली चीज मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है हमें प्रॉब्लम आएगी, ये वाला काम करते हुए यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर देखो पैडिंग कर रहे हैं, देख रहे हो ये, जबकि यहाँ पर हम पैडिंग, यहाँ पर भी पैडिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रेसिडुअल तरीके से, ये वाले तरीके से करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यस सर। अच्छा, ये यहाँ पर देखो इसके बारे में भी पता है, इन अ सीक्वेंशियल मॉडल ईच सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन लेयर इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द प्रीवियस वन, which means it only has access to the information contained in the activation of the previous layer. If one layer is too small, for example it has feature that is too low dimensional, then the model will be constrained by how much information can be crammed into the activation of this layer. ये बात समझ में आ रही है भाई आप लोगों को? ये वाली बात में कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताओ। सर अगर पहले सेंटेंस में देखें, इन अ सीक्वेंशियल मॉडल ईच सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन लेयर इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द प्रीवियस वन। सही बात है, यही होता है ना? सही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इसके पास पहली वाली लेयर की होगी, जो करंट लेयर चली है उसकी नहीं होगी। नहीं, ये कह रहा है कि जब भी हम सीक्वेंशियल मॉडल बनाते हैं तो आप जो इस करंट लेयर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं वो पुरानी वाली लेयर से आता है ना? अच्छा, बिल्कुल सही। सही है ना, पुरानी वाली लेयर के एक्टिवेशन से निकल के आता है। ठीक है, सही है। अब अगर आपने क्या किया कि यहाँ पर इस, अगर आपकी लेयर जो है वो टू स्मॉल है, सही है, सही है, एक्टिवेशन, तो अब मसला ये है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आगे जाएंगी और कौन सी नहीं जाएंगी, ये एक मसला है ना आपके लिए। ये भी सही है। ठीक है सर, हो गया, समझ आ गया। तो अगर आपने साइज बड़ा रखा है तो चल जाएगा, लेकिन अगर साइज छोटा है तो आपके लिए गड़बड़ हो सकती है। और ये गड़बड़ होगी, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक इमेज है, उसका जो साइज है वो 1000 बाय 1000 का है, तो कितने बन गए वो? 1000 बाय 1000 कितने होते हैं? 100,000। सर आप उसमें से आपको जो है वो क्लासिफिकेशन करनी है और उसको आपने किसी ऐसी लेयर के अंदर जाके फंसाना है जो मिसाल के तौर पर 10 बाय 10 की है। अब क्या होगा? नहीं सर, 10 बाय 10 में कहाँ फंसेगा, ये तो 1 मिलियन हो गया ना पूरा 1000 बाय 1000, है ना? तो आप इतनी बड़ी लेयर में से अगर आप 100 पिक्सल भी उठाओगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये वाला प्रॉब्लम, रिप्रेजेंटेशन बॉटलनेक आनी शुरू हो जाए। सही, ठीक है सर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप अपनी किसी तस्वीर को माइक्रो करो, यानी कि उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, पिक्सल वो तो बढ़ाने की होते हैं ना, छोटे करते रहोगे तो क्या होगा? अगर आप एक तस्वीर को छोटा करना शुरू कर दो, करते रहो तो एक लेवल के ऊपर आकर उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन इशू आने शुरू हो जाएंगे, अगर वो तस्वीर के अंदर ज्यादा डिटेल है। सही।
सही है ना। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। क्या खोलूं इसमें, नहीं खोल लेते, रिप्रेजेंटेशन खोल लेते। इसकी नजर आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, अब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम शुरू हो गया ना। आप इसके अंदर हेडिंग का डेटा नहीं उठा पा रहे। सही बात है सर। सही है ना। ये तो फिर भी इसलिए है कि ये जो डेटा है ये डेटा टेक्सचुअल फॉर्म में है, तो इसमें अभी भी फिर भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब मैं इसको इमेजेस पे लेके जाता हूँ, सही है, और इमेजेस के अंदर लेके जाता हूँ इसको छोटा छोटा। तो अब आप इसमें देखें, कुछ इमेजेस में तो अभी भी आप डेटा निकाल सकते हो, लेकिन कुछ में से निकाल नहीं सकते। सही। अब जैसे इसमें से मैं ये देखता हूँ, सेकंड रो के अंदर ये काला काला है, ये देखते हैं क्या है, ब्लैक ब्लैक क्या है, ठीक है। अब आप देखें जो ब्लैक ब्लैक था असल में ये एक तस्वीर थी, देख रहे हो ना ये। जी सर। 575 बॉटल नेक, ये बता ही रहा है आपको। ये वही तस्वीर थी। जब मैंने इसको नीचे नीचे किया, ठीक है, ये देख रहे हैं 595 बॉटल ब्लैक नेक। अब जब मैं इसको छोटा करते जा रहा हूं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो गई है और वो गायब हो गई है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है रिप्रेजेंटेशनल बॉटलनेक का। You can grasp this concept with the signal processing analogy. If you have an audio processing pipeline that consists of a series of operations, such which takes the input of output of previous operation and screen share नहीं हो रही। Okay, thank you, बता दिया, अच्छा हो गया। अब हो रही है? नहीं सर। Yes sir. अब हो रही है। Okay. हो गई, good. Which one takes the input of the output previous is when if one operation crops the signal to the low frequency range, for example 0 से 15 kHz, and the operation downstream will never be able to recover the drop frequency. Any loss of information is permanent residual collection. By injecting earlier information to the downstream partly solve this deep learning model. यानी आपके पास जो है वो सिग्नल था, आपने उसको बहुत छोटा कर दिया, 0 से 5 किलोहर्ट्ज पे लिया है, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत छोटी हो जाएगी और आप अगले वाले लेयर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो काम की है वो मिस कर देंगे। तो ये वाली जो चीज है रेजिडुअल कनेक्शन, ये आपको वहां पर हेल्प कर रहा होगा। सही है, समझ में आ रही है बात? जी सर। और ये वाली चीज सब लोग पढ़े साथ साथ मिलकर, जैसे कौमी तराना पढ़ते हैं ना। बैक सही है भाई। ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो असल जो मेन चीज है वो है बैक प्रोपगेशन। सही है। आप लोग जो है वो अगर डीप लर्निंग के चीते बनना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है वो बैक प्रोपगेशन जो है ना उसको रोजाना जो है वो 10 मिनट पढ़ा करें इंटरनेट से। सही सर। तो इससे आपको गाइडलाइन मिलेगी। ये आपका मास्टर एल्गोरिथम है। बैक प्रोपगेशन है क्या? यार बैक प्रोपगेशन आपको नहीं पता? न्यूरल नेटवर्क के आप मास्टर हैं और आपको ये नहीं पता बैक प्रोपगेशन क्या होता है?
कोई बता दे भाई इनको। और किसी को नहीं पता। सिंपल सा हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है, वो बैक प्रोपेगेशन भी तो चल रहा होता है। हमारे न्यूरल नेटवर्क कौन सी प्रोपेगेशन होती है? एक फॉरवर्ड होती है और बैक होती है। फॉरवर्ड में क्या होता है? मैं इसलिए याद आ रहा है कि क्योंकि मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, मुझे रटा हुआ है। फॉरवर्ड में क्या होता है कि आपका इनपुट आपके जो वेट्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद सम होता है, और सम होने के बाद से एक्टिवेशन फंक्शन में से निकलता है। याद है आपको? और एक्टिवेशन फंक्शन में से अगली लेयर पे जाता है, फिर अगली लेयर में यही वाली कहानी होती है, फिर उससे आखिरी वाली लेयर पे जाता है, और आखिरी वाली लेयर से गुजरने के बाद उसको हम एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है बैक प्रोपेगेशन से। फिर हम ये करते हैं कि एक्चुअल आउटपुट के बाद जब हम देखते हैं कि हमारा डिफरेंस आया है एक्चुअल आउटपुट में और हमारे एस्टिमेटेड आउटपुट में, तो हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं। हमारे पास दो अप्रोचेस है, रैंडम मूव और डेरिवेटिव। सही है? सही है। तो हम डेरिवेटिव के थ्रू अपने पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज करते हैं। सही है? और दोबारा फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करते हैं। तो पैरामीटर्स को चेंज करने का नाम बैक प्रोपेगेशन हो जाता है? नहीं, इसके अंदर एक और चीज भी है ना, आप अपने आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर भी करेंगे ना। जी सर, वही। ठीक है। करने के बाद फिर आप एक डेरिवेशन करने के बाद एक नई वैल्यू निकालेंगे। नई वैल्यू निकालने के बाद उसको आप पैरामीटर की पुरानी वैल्यू के साथ तो समझ में आई बात? फिर तुम लोग डेरिवेटिव में फंसे हो। डेरिवेटिव की यार मुझे वो मैंने फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी, वो कहाँ फेंकी यार मैंने? डेरिवेटिव फंक्शनल PIIC अनीस अहमद। आज आप लोग जो है ना थोड़ा इंतजार करें, मैं आपको वो पोस्ट निकाल के देता हूँ, उसको पिन करते हैं। कैसे सर्च करूं यार डेरिवेटिव? तो अनाउंसमेंट में देखें, ये फेसबुक है और ये अनीस अहमद है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कहाँ जाऊँ? अनाउंसमेंट में जाऊँ? अभी रिसेंटली मैंने असल में सर्च कर टॉपिक पोस्ट, पेंडिंग पोस्ट, अनाउंसमेंट आई नहीं थी इसमें। हमने देखे ना जो डिस्कशन सामने दिख रहा है जो। हाँ सही है, बिल्कुल यहाँ पर आ गया, मैं अनाउंसमेंट्स में आ गया। सही है। अब अनाउंसमेंट में सही करता हूँ। सही आ गया। अभी भी नहीं आई यार अनाउंसमेंट में गया मैं। वो Q2 की अनाउंसमेंट थी वो। सर किसी दूसरे ग्रुप में तो शेयर नहीं करिए। क्या कह रहे हो?
सर किसी दूसरे ग्रुप में शेयर करियो आप। नहीं, डिस्कशन में जाता हूँ, शायद डिस्कशन के अंदर मैंने डाल दिया, अनाउंसमेंट किया ही नहीं है उसको। जुलाई में तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना। सर्च करके ट्राई कर लें सर, तो बहुत नीचे आना पड़ेगा इस तरह। यार सर्च करके नहीं आ रहा ना, तुम जरा सर्च करो जब तक अपने पास खोलकर डेरिवेटिव का। कहाँ तक पहुंच गए? मई में हम क्या क्वार्टर 2 में थे आप लोग? नहीं थे ना? 3 में थे। नो क्वार्टर 2 में कब थे आप लोग? मार्च में थे मेरे ख्याल। फेब में थे ना? सर सर पहला क्वार्टर 3 महीने तक चला, फिर 1-2 महीने गैप रहा। यस सर, फेब तक चला था। फेब था ना, मुझे फेब पे जाना है सर ना। आप में से कोई सर्च सोच रहे हैं डेरिवेटिव के ऊपर? सर्च कर रहे हैं ये ग्रुप के अंदर? जी सर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त। सर डेरिवेटिव की तो बेसिक तो ये है, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना ये। रेट ऑफ चेंज को ना यार, मैंने एक कोड लिखे थे उसमें डेरिवेटिव बड़ा ही आसान था सर। तो वो मैंने बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने एक नम पाई का एक लिंक शेयर किया था, क्योंकि अगर किसी और का लिंक होता। हाँ मीडिया में देख, लिंक मीडिया में आता है क्या? सर आप अपनी आईडी खोल के सर्च कर लेना, ग्रुप में अपनी आईडी खोलो, उसके में नीचे आया। जैसे मेरी आईडी है, ये कैसे खोलूंगा अपनी आईडी? वो जो आपके प्रोफाइल पिक्चर है उसमें क्लिक करें। मैं अपनी आईडी पे खुद ही सर्च कर सकता हूँ, मतलब आप लोग नहीं कर सकते मेरी आईडी से खोलकर? मैं कर ले। लेकिन ये तो बता दो कि सर को कि अपनी आईडी से कैसे करते हैं, वो भी खुद भी कर लो। वो मैं देख लूंगा। मैं जरा उस पोस्ट पे जाना चाह रहा हूँ, मार्च या फेब की, जनवरी या फेब की पोस्ट थी। ये भी तो जूम पे चल रहा है ना। इधर आपकी एक पोस्ट है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ आपने थोड़ा सा बैकवर्ड प्रोपगेशन और डेरिवेशन। हाँ, वो मेरे पास भी वही आ रही है असल में ना। देखो वो वाली पोस्ट देखो जो फैब की होनी चाहिए, फैब से पहले की होनी चाहिए, फैब के बाद नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में से फिर वो नवंबर दिसंबर की। हमने आप लोगों का क्वार्टर 2 कब खत्म हुआ था? सर दिसंबर के फेब में, सर फेब में लास्ट टेस्ट हुआ था क्वार्टर 2 का, है ना। अब मैं फेब से आगे जा रहा हूँ। सर क्लास एंड होगा या चल रही है? नहीं, क्लास चल रही है यार, चलने दो। अभी तुम्हें कि जाना है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा काम था, ऐसे पूछ रहा था। चलो ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन अभी जरा वहाँ उसके थोड़ा सी देर के लिए रुक जाओ, तो हो सकता है कि मैं जो हूँ वो वाली जगह पे पहुंच ही जाऊँ ना यार। चले सेक्शन में बैठा हूँ।
फेसबुक की सर सबसे नेगेटिव चीज ये है कि इसमें जब अपनी पोस्ट में तो सर्च करो ना तो मिलता नहीं है। सही कह रहे हो यार। आप लोग फेसबुक पे देख रहे हो ना, मैं जरा इंटरनेट पे डायरेक्ट वो सोर्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हिस्ट्री में जाकर शायद वो कुछ मुझे नजर आ जाए ना। सर कोई बोल रहा है सेटिंग से अपनी एक्टिविटी में जाए। ओके, मैं फेसबुक पे गया, ठीक है। ग्रुप पे, पहले ग्रुप पे जाऊं या डायरेक्ट चला जाऊं उस पर? सर बस यही लिखा है सेटिंग से अपनी एक्टिविटी में जाए। सर ये है ना मेरी एक्टिविटी। ग्रुप पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चले हैं मेरे ख्याल से शायद आप। अच्छा, मैं यहाँ पर गया, मैसेंजर, नोटिफिकेशन, अकाउंट, सेटिंग्स, ठीक है, एक्टिविटी लॉग, सही है। यहाँ से बड़ा फास्ट फास्ट जा रहा हूँ, ये बात सही है। मैं लग आ गया हूँ। फिल्टर पे क्लिक करके चेक कर। फिल्टर पे ही मैंने फिल्टर पे लगा हुआ, असल में ग्रुप के ऊपर आ रहा है ना ये। अप्रैल में चला गया हूँ मैं। ये ज्यादा इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें मैं अभी तक मार्च में चला गया हूँ मैं। और मैं अब फैब पे जैसे ही पहुंचूंगा तो मेरा मसला हल हो सकता है। मैंने देखा था, मुझे तो नहीं मिल पाया। अब मैं उस जगह पे आ गया यूट्यूब पे। हमारा सर अक्टूबर में शुरू हुआ था यार, एक मिनट।
सर बाहर बारिश हो रही है। ना करो यार। सर यहाँ पे भी हो रही है फेडरल भी एरिया में। हमारी तरफ हो गया खत्म भी। हमारी तरफ नहीं हो रही यार। एक तो लाइट नहीं थी, सुबह 7 बजे गई थी और 10:30 बजे आई है सर। आधे घंटे की क्लास भी मिस हो गई। यूपीएस से लगाया हुआ सर बस यही इशू है सर, अब दोबारा ना चली जाए। यहाँ 2 बूंदे पड़ी नहीं होती कि इलेक्ट्रिक ऑफ कर देता सब कुछ। यार ये बड़ा मसला है, इसका कोई हल निकलना चाहिए। इंशाल्लाह निकलेगा। लग रहा है कि मैं यहाँ करीब पहुंच रहा हूँ, लेकिन हम लोग बिजली कंपनी में। वो वाली सारी लिंक पता नहीं कहाँ से नहीं आ रही। हिस्ट्री में भी नहीं आ रही। हिस्ट्री में पुरानी क्यों नहीं हिस्ट्री आ रही? यहाँ पे जाके देखते हैं। स्पेलिंग सही लिखना, डी डेरिवेटिव सही है। जुलाई, जून, अप्रैल, ये यहाँ पर फेब में हो सकता है कुछ। फेब तक तो चल रहा था ना हमारा मॉड्यूल, नहीं बंद हो गया था। अब नहीं मिला तो छोड़ दूंगा। सर मिड ऑफ फेब जो था ना वो आप Q2 खत्म हो गया था। शेयरिंग स्टॉप किए थोड़ी देर के लिए। नहीं आ रही यार, क्रीम है। मैं फिर दोबारा आज बैठ करना इस क्लास के बाद इसको देखूंगा, लेकिन मैं अभी आपको वो उसका जो बड़ा जबरदस्त किस्म का आर्टिकल था वो आपसे शेयर कर दूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए ये बता देता हूँ कि बैक प्रोपगेशन जो है वो हम डेरिवेटिव निकालते हैं और डेरिवेटिव निकालने के बाद वेट को अपना चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है। ये टोटल जो है ये मशीन लर्निंग है, चाहे वो कॉन्वेट हो चाहे वो आरएनओ कुछ भी हो। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ऐसी ही होती है, ठीक है। तो ये बैक प्रोपगेशन आपको समझ में तो आ गई है ना। इसके कोड जो है मैं आपसे शेयर करा दूंगा, सही है। हेलो, यस सर, सुन रहे हैं, ठीक है सर। यस सर, यस सर, ओके, जबरदस्त। अब इसके अंदर जो है यहाँ तक इसका मतलब है 10। अब मसला ये कह रहा है कि अगर आपके पास लेयर ज्यादा होंगी तो आपका जो सिग्नल है जो जिसके जरिए आपका बैक प्रोपगेशन होता है वो छोटा से छोटा होता जाएगा और वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो चेंज जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब इसके अंदर ये वाली मसले हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है वैनिशिंग ग्रेडियंट का। सही है भाई? चले सर, ठीक है। ठीक है, तो क्लास को आज हम यही रोकते हैं। आप लोग भी जरा बैक प्रोपगेशन
और डेरिवेटिव इन पाइथन आप भी ढूंढें, मैं भी ढूंढता हूँ। मेरे पास अगर पोस्ट मिल गई तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है? चले ठीक है सर। ठीक है सर, लेकिन हाँ बोलो। बैक प्रोपगेशन में सर इतनी खास बात क्या है सर, उसको रोज पढ़े? क्योंकि समझ में बड़ी मुश्किल से आता है सर। वो ठीक है, हाँ बोलो। चीजों पे सर आपसे डिस्कशन करनी थी, वो जो हाँ मुझे जो है वो क्या चीज़ की डिस्कशन करनी थी वैसे? सर एक तो वो 2-3 एरर दिखाने थे, दूसरा एक छोटे से प्रोजेक्ट की आपसे। हाँ ठीक है, तो मैं जो हूँ वो अभी क्लास खत्म कर रहा हूँ। 10 मिनट तक ये मेरा सेशन जो है वो ऑन है।